गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कक्षा 12 में डोमेन्स चल रहा है और मैंने आपको इसके जो फैक्टर हैं वो बता रखे हैं सारे। वैसे तो एक रह गया था उसमें, वो और बता देता हूँ। तो नंबर 5 पिछला जो हमने किया था नंबर 4 वो था विशिष्ट तापक्रम और प्रकाश की आवश्यकता, और आज हम जानेंगे नंबर 5 के बारे में। और नंबर 5 है अंकुरण निरोधकों की उपस्थिति। ठीक है, तो जो अंकुरण निरोधक पदार्थ है, तो जो गूदेदार फलों के बीज होते हैं वो तब तक अंकुरित नहीं हो पाते जब तक इनके फलों में काफी तरल उपस्थित होता है, क्योंकि इस तरल में क्या होते हैं, अंकुरण निरोधक पदार्थ होते हैं और उनकी उच्च सांद्रता इनमें पाई जाती है। अब अंकुरण निरोधक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ADA जिसे हम एब्सिसिक एसिड कहते हैं। इसी तरह से काओमेरिन होता है, काओमेरिन। ठीक है, एक ये भी पदार्थ है जो कि अंकुरण निरोधक पदार्थ का काम करता है। इसी तरह से फिनोलिक एसिड है, पैरा एस्कॉर्बिक एसिड है, फिनोलिक एसिड। इसके अलावा पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये कुछ पदार्थ हैं जो कि अंकुरण निरोधक पदार्थों का काम करते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फलों में जो तरल होता है उनके अंदर पाए जाते हैं। तो ऐसे जो बीज हैं वो मृदा में पड़े रहने से धीरे धीरे ये पदार्थ क्या हो जाएंगे, निक्षादित, यानी कि इनका क्या हो जाएगा, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं, निक्षादन हो जाता है इनका और बीज अंकुरित हो जाते हैं। और इसी तरह से एक और भी जो पदार्थ है वो है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन के प्रयोग द्वारा इन पदार्थों की उपस्थिति को क्या किया जाएगा, संगमित किया जाएगा, अर्थात जिब्रेलिन द्वारा इनके निरोधी प्रभावों को दूर किया जाता है, जिससे भी बीज अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गए सारे फैक्टर अफेक्टिंग डोर्मेंसी। अब आगे देखते हैं हम कि डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए क्या क्या विधियां हैं। ठीक है, तो जो मेथड्स हैं, विधियां, उनके बारे में हम जानेंगे। तो प्रसुप्तता भंग करने की विधियां, प्रसुप्तता भंग करने की विधियां हम जानेंगे। अब कौन कौन सी, ठीक है, जिसमें पहला नंबर आता है खुरचना। नंबर 1 क्या है, खुरचना। इसे हम कहते हैं स्कैरिफिकेशन, स्कैरिफिकेशन। ठीक है, स्कैरिफिकेशन, खुरचना। खुरचना का मतलब यही है कि बीज आवरण को तोड़ा या खुरचा जाता है, या फिर बीजों को तनु अम्ल के रूप में हम काम में ले सकते हैं H2SO4। ठीक है, तनु अम्ल। इसके अलावा गर्म जल और वसा विलायकों, गर्म जल, ठीक है, और वसा विलायकों, यानी कि जिसमें वसा क्या हो जाती है, विलय हो जाती है। तो इनका प्रयोग जब बीजों को इनके अंदर डाला जाता है तो इनके अंदर भिगोकर बीजों को क्या किया जाएगा, मुलायम किया जाएगा, जिससे कि उनके बीज आवरण धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, और उस वजह से वो बीज आवरण ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और फिर बीज अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया खुरचना। तो खुरच के भी हम इस तरह से इसको कर सकते हैं, और इस तरह से इन अम्लों का और विलायकों का प्रयोग करके भी हम बीजों में उनके बीज आवरण को कोमल और मुलायम बना करके बीज अंकुरण के लिए दक्षता हासिल बीजों को करवा सकते हैं। अगला आता है चिलिंग ट्रीटमेंट, जिसे हम शीत उपचार कहते हैं। ठीक है, चिलिंग ट्रीटमेंट ये क्या है, देखिए कुछ बीज ऐसे हैं जिनको कृत्रिम शीत उपचार द्वारा उद्भासित किया जाता है। क्या किया जाता है, उद्भासित किया जाता है, यानी कि उनको कृत्रिम रूप से शीत उपचार दिया जाता है, अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक के निम्न ताप पर उनको सुरक्षित किया जाता है। और इस
शीतल उपचार या शीत उपचार से बीज अंकुरित हो जाते हैं। इसके बाद आता है अगला एकांतरित तापक्रम उपलब्ध करवाना। ठीक है, बीजों को अंकुरित करने के लिए इनको एकांतरित तापक्रमों द्वारा क्या किया जाता है, उद्भासित किया जाता है। तो उच्च व निम्न तापक्रम के रूप में एकांतरित रूप से इनको ताप उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि एक बार उच्च ताप, फिर उसके बाद निम्न ताप, फिर उसके बाद उच्च ताप, इस तरह से एकांतरित फॉर्म में इनको क्या किया जाता है। और इसके लिए जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं रूमेक्स, और इसके अलावा एक और इसके अंदर लाइकोपस जो है, ऐसे पादप जो हैं इनको एकांतरित तापक्रम उपलब्ध करवाया जाता है। एक बार उच्च ताप, एक बार निम्न ताप। और याद रखना है आपको कि जब एकांतरित तापक्रम इनको उपलब्ध करवाया जाता है तो हमेशा एकांतरित तापक्रम कैसा होना चाहिए, हमेशा जमाव बिंदु के ऊपर होना चाहिए। जमाव बिंदु 0 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ये जमाव बिंदु पर होगा तो बीजों में उनका जो तरल है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जम जाएगा, जिससे कि उनमें अंकुरण संभव नहीं हो पाएगा। तो देखिए एकांतरित तापक्रमों में 10 डिग्री सेंटीग्रेड का अंतर रहना चाहिए। यानी कि अगर आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड निम्न ताप उपलब्ध करवा रहे हैं तो फिर अगली जो स्टेज है उसमें आप उसको उच्च ताप दे रहे हैं तो कितने डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 15 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। यानी कि 10 डिग्री का अंतर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से एकांतरित तापक्रम बीजों को उपलब्ध करवाकर उनमें अंकुरण क्षमता बढ़ाई जाती है। इसके बाद आता है प्रकाश। अगला जो आता है प्रकाश। तो देखिए प्रकाश क्या करता है, तो धनात्मक प्रकाश बीजों को लाल प्रकाश से उद्भासित करने पर फाइटोक्रोम के माध्यम से साइटोकाइनेसिस का निर्माण होता है। यानी जो बीज ऐसे हैं जिनमें प्रकाश का क्या प्रभाव होता है, धनात्मक प्रभाव होता है। धनात्मक प्रभाव वाले बीजों को क्या किया जाता है, लाल प्रकाश दिया जाता है। क्या दिया जाता है, लाल प्रकाश उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है, अब लाल प्रकाश में होता क्या है, लाल प्रकाश में जो फाइटोक्रोम है, फाइटोक्रोम के माध्यम से, फाइटोक्रोम के माध्यम से किसका निर्माण किया जाएगा, साइटोकाइनिन का निर्माण करवाया जाता है। ठीक है, अब साइटोकाइनिन के बारे में आप जानते हैं कि ये कोशिकीय विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन होता है। तो इस तरह से जब साइटोकाइनिन कोशिकाओं में बन जाएगा तो फिर क्या होगा, तो वो अंकुरण निरोधकों को निष्प्रभावी कर देता है। अर्थात साइटोकाइनिन का जो मैंने अभी पहले नंबर पर आपको बताया था, जब हमने क्लास शुरू की थी आज की, तो मैंने बताया था कि अंकुरण निरोधक होते हैं बीजों में। तो उन अंकुरण निरोधकों को निष्प्रभावी करने के लिए इस तरह से धनात्मक प्रभाव वाले, प्रकाश के धनात्मक प्रभाव वाले बीजों को लाल प्रकाश उपलब्ध करवाते हैं, जिससे उनके अंदर साइटोकाइनिन का निर्माण होता है और वो साइटोकाइनिन अंकुरण निरोधकों को निष्प्रभावी कर देता है और बीज को अंकुरण में आसानी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है अगला नंबर, प्रकाश के बाद दाब। दाब नेक्स्ट है दाब। तो देखिए कुछ बीजों को 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, कितने तापमान पर, 18 डिग्री से लेकर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 2000 केटीएम, 2000 वायुमंडलीय दाब उपलब्ध करवाया जाता है। इनको दाब जो है उनमें रखने पर ये अंकुरण योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो डेविस ने ये परिकल्पना दी थी इस तरह से। डेविस नाम का एक जो वैज्ञानिक था जिसने हार्मोनों पर कार्य किया है,
इन्होंने 1928 में ये कहा कि ऐसे बीज जो अंकुरित नहीं हो रहे हैं उन बीजों को 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 2000 एटीएम दाब में रखने पर उनमें अंकुरण क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, और इसके लिए इन्होंने एग्जाम्पल दिए थे अल्फा जैसा एक प्लांट है अल्फा, ठीक है। इसी तरह से मैरी लोटस एल्बा, तो ये ऐसे पादप हैं इनके बीजों को इस तरह से उच्च वायुमंडलीय दाब में रखा जाता है। ठीक है, इसका जो नाम है मेडिकेगो स्टाइवा है। ठीक है, मेडिकेगो स्टाइवा, जिसे अल्फा भी कहते हैं। अगला आता है वृद्धि नियंत्रकों का प्रयोग, ग्रोथ रेगुलेटर का प्रयोग। ठीक है, नेक्स्ट जो है ग्रोथ रेगुलेटर्स का उपयोग। तो ग्रोथ रेगुलेटर का उपयोग कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर हैं जो कि इस तरह से इनके अंदर क्या कर देते हैं, अंकुरण क्षमता विकसित कर देते हैं, उनके बारे में हम जान लेते हैं। एक तो है जिबरेलिन, ठीक है, इसके अलावा है साइटोकाइनिन, इसके अलावा और भी है जैसे KNO3 है, KNO3 कैल्शियम नाइट्रेट, इसके अलावा जो है थायोयूरिया है, थायोयूरिया, ठीक है। थायोयूरिया का जो सूत्र है वो क्या होगा, NH2CSNH2 इसको कहते हैं। इसके अलावा इसमें और भी हैं जैसे क्लोरोहाइड्रीन है, क्लोरोहाइड्रीन, तो क्लोरोहाइड्रीन का प्रयोग भी करवाया जाता है। इसका सूत्र क्या है, इसका सूत्र है CH2, इधर Cl और इधर OH, ठीक है। इस तरह से ये क्या है, एक क्लोरोहाइड्रोन, ये भी क्या करता है, ये इस तरह से अंकुरण क्षमता विकसित करने का काम करता है जिसमें बीजों में, और इसके अलावा होता है इथाइलिन। तो ये ऐसे ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जिनका प्रयोग कर बीजों में अंकुरण क्षमता विकसित करवाई जाती है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, 2-3 अगर इसमें से याद रख लेते हो जैसे जिबरेलिन है, साइटोकाइनिन है, इथाइलिन है, ये तो आप लोग जो है अभी पढ़ के आए हैं हम ग्रोथ रेगुलेटर्स में, इन तीनों के बारे में। ये तीन जो है इनमें से भी अगर आप KNO3 याद रख सकते हो, थायोयूरिया, क्लोरोहाइड्रीन, इनके नाम आप याद रख सकते हो, सूत्र याद रहे ना रहे, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं और अगला जो आता है O2 की सांद्रता। लास्ट जो है वो है O2 की उच्च सांद्रता। तो देखिए O2 की उच्च सांद्रता जो है वो रॉबर्ट्स ने बताई थी। रॉबर्ट्स 1964 ने क्या कहा, इसने ये कहा कि ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता बीजों में उपस्थित जो वृद्धि संबंधक पदार्थ हैं जैसे एब्सिसिक एसिड है, ठीक है, और भी मैंने अभी आपको बताया कि जो अंकुरण निरोधक पदार्थ होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। उन अंकुरण निरोधक पदार्थों का क्या कर देती है, ऑक्सीजन अपघटन कर देती है, जिससे कि वो निष्प्रभावी हो जाते हैं और बीजों में अंकुरण क्षमता विकसित हो जाती है। तो ऑक्सीजन की उच्च सांद्रता का प्रयोग कर अंकुरण निरोधकों को निष्प्रभावी बनाया जाता है। ठीक है, तो डोर्मेंसी हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब आगे हम शुरुआत करेंगे वर्नेलाइजेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो है वर्नेलाइजेशन। इसे हम वसंतीकरण भी कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, वसंतीकरण भी कहते हैं। तो देखिए जो वसंतीकरण की क्रिया है वो क्या है, सबसे पहली बात तो ये कि अनेक पादप ऐसे होते हैं उनमें उनकी पुष्पन क्रिया पर दीप्ति काल के अलावा तापक्रम का भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हम पुष्पन क्रिया जब हमने पढ़नी शुरू की थी, दीप्ति कालिका जब पढ़ना शुरू किया था, तो हमने ये देखा है कि प्रकाश की समुचित व्यवस्था होने पर उनके अंदर पुष्पन होता है और एक निश्चित क्रांति काल उनको चाहिए होता है, उससे नीचे या ऊपर जैसे HDP
है, लिपि है, इंटरमीडिएट है, उदासी पादप है, ठीक है। तो इस तरह से प्रकाश का तो प्रभाव होता ही है पुष्पन पर, उसके अलावा तापक्रम का भी उनके पुष्पन पर प्रभाव पड़ता है। तो जो एक वर्षीय पादप हैं उनमें मुख्य प्रभाव किसका होता है? पुष्पन के लिए प्रकाश का होता है, ठीक है। यानी एक वर्षीय पादपों में पुष्पन पर मुख्य प्रभाव प्रकाश का होता है, और सेकंड प्रभाव जो द्वितीयक प्रभाव है वो किसका होता है? ताप का होता है। पहला प्रकाश का प्रभाव, दूसरा ताप का प्रभाव। कौन से पादपों पे? एक वर्षीय पादपों पे, ठीक है। एनुअल प्लांट पर इस तरह की स्थिति होती है। जबकि अगर बाइनियल यानी द्विवर्षीय पादपों की बात की जाए तो वहां पर हम देखेंगे कि प्रथम वर्ष में केवल क्या होती है, जो पादप अपना जीवन काल 2 वर्षों में पूरा करते हैं उनमें पहले वर्ष में तो उनकी कायिक वृद्धि होती है, ठीक है। और दूसरे वर्ष में क्या होता है, उनके अंदर लैंगिक अंगों का अर्थात पुष्पन क्रिया कंप्लीट होती है। दूसरा जो वर्ष है उसमें पुष्पन क्रिया होती है, और इनमें पुष्पीकरण तब तक शुरू नहीं होता है जब तक ये शीत ऋतु के कम ताप पर एक्सपोज ना हो जाए, ठीक है। एक्सपोज का मतलब होता है उद्भासित ना हो जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया है कि जो एक वर्षीय पादप है उन पर उनकी पुष्पन क्रिया पर पहला और मुख्य प्रभाव प्रकाश का होता है, जबकि द्वितीयक प्रभाव ताप का होता है। जबकि द्विवर्षीय पादपों में पहले वर्ष में कायिक वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में पुष्पीकरण होता है, ठीक है। लेकिन दूसरे वर्ष में पुष्पीकरण तभी होता है जब वो शीत ऋतु के कम ताप पर, जब तक वो शीत ऋतु के कम ताप पर एक्सपोज या उद्भासित ना हो जाए। तो देखिए, शीत प्रभाव के अभाव में द्विवर्षीय पादपों में जन्म प्रावस्था प्रारंभ नहीं हो पाती है, क्योंकि उनको शीत उपचार चाहिए होता है और ये कायिक बने रहते हैं, ठीक है। तो शीतकालीन किस्मों में कम तापमान की आवश्यकता को कृत्रिम शीत उपचार द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। जैसे कुछ पादप ऐसे हैं जिनके अंदर इस तरह से शीत ऋतु में जब वो कम ताप पर नहीं जाएंगे या फिर नहीं जा पाते हैं तो उनको कृत्रिम रूप से क्या करते हैं, हम कम तापमान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि उनमें ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में या ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन हो जाता है, ठीक है। यानी उनमें पुष्प बन जाता है। तो पौधों के शीत उपचार द्वारा इस प्रकार से पुष्पन को प्रेरित करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? वसंतीकरण कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए कि पुष्पों में या जो पादपों में पुष्पन क्रिया को प्रेरित करवाने के लिए उनको शीत उपचारित किया जाता है, और इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? वर्नेलाइजेशन या फिर वसंतीकरण कहते हैं। और आपको याद रखना है कि तापक्रम के प्रति व्यवहार का, पौधों के तापक्रम के प्रति व्यवहार का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? लाइसेंको ने किया था। लाइसेंको, इस वैज्ञानिक ने पौधों के तापक्रम के प्रति व्यवहार का सर्वप्रथम अध्ययन किया था लाइसेंको ने 1928, ठीक है। इन्होंने इसके लिए चावल की दो किस्मों पर प्रयोग किए थे। कौन कौन सी किस्मों पर? एक तो विंटर वाली, ठीक है, और एक दूसरी किस्म कौन सी थी? स्प्रिंग वाली, यानी कि वसंत ऋतु वाली। कौन कौन सी किस्म ली इसने चावल की 2 किस्मों पर इसने प्रयोग किए, ठीक है। किस संबंध में? वसंतीकरण के संबंध में। पहली कौन सी है? विंटर, ठीक है, और दूसरी कौन सी है? स्प्रिंग, यानी कि वसंत वाली, ठीक है। चावल का बोटेनिकल नेम होता है ओराइजा स्टाइका। क्या होता है? ओराइजा स्टाइका। तो लाइसेंको ने इन प्रकार ये करते हुए ये बताया था कि शीत किस्मों को शरद ऋतु के प्रारंभ में उगाने पर इनमें पुष्पन अगले साल ग्रीष्म ऋतु में शुरू होता है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह से होता है ये। तो इसकी जो शीत किस्म है, ठीक है, उनको कहाँ कब उगाया गया है? उनको शरद
ऋतु के प्रारंभ में उगाया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं शरद ऋतु, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं उगाया गया, ठीक है, शरद ऋतु के प्रारंभ में इनको उगाया गया और अगले साल इनमें ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतु, तो यहाँ क्या हो जाता है, पुष्पन शुरू हो जाता है, ठीक है। जब इन शीत किस्मों को शरद ऋतु में उगाया जाएगा तो पुष्पन कहाँ कब शुरू हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु में शुरू हो जाएगा। अब अगर बसंत किस्म की बात करें तो मार्च में उगाई जाने वाली जो बसंत किस्म है उसका पुष्पन शीत किस्मों के साथ होता है, ठीक है। जो बसंत है, बसंत किस्म, ये कब उगाई जाती है, ये मार्च में उगाई जाती है, यानी कि उल्टा हो जाता है, यानी कि ये जो है ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में उगाई जाती है। बसंत किस्म, ठीक है, इनको कब उगाया जाएगा, इनको ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में यानी कि मार्च में, ठीक है, मार्च में उगाया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब ये क्या करती हैं, ये शरद ऋतु से होकर के गुजरती है, ठीक है, शरद ऋतु से होकर के गुजरेगी, यानी कि मार्च में उगाया जाता है तो शरद ऋतु में ये क्या हो जाती है, ये बढ़ने लायक हो जाती है, ठीक है, बढ़ने लायक हो चुकी है ये। और जब फिर से ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये क्या हो जाती है, पुष्पन क्रिया इनके अंदर क्या हो जाएगी, शुरू हो जाती है, ठीक है, क्लियर। तो अब आप देख सकते हैं कि वर्निलाइजेशन क्या कहता है कि जब शीत किस्मों को शरद ऋतु में उगाया गया तो उनमें ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन शुरू हो गया, जबकि बसंत किस्म को ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है जनरली मार्च में, तो मार्च में इनको उगा देते हैं, फिर पूरी जो है ग्रीष्म ऋतु निकल जाती है, उसके बाद शरद ऋतु आती है, शरद ऋतु में ये बढ़ने लायक हो जाते हैं और फिर ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में इनके अंदर पुष्पन क्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से बसंत किस्म का भी पुष्पन शीत किस्मों के साथ ही हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर भी आप देख सकते हैं शीत किस्म का पुष्पन कब शुरू हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में, और बसंत किस्म का कब हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में। तो इस तरह से शीत ऋतुओं के साथ ही बसंत किस्मों का, शीत किस्मों का बसंत किस्मों के साथ ही क्या हो जाता है, पुष्पन शुरू हो जाता है। अब यदि शीत किस्मों को बसंत किस्मों के साथ मार्च में उगाया जाए, ठीक है, यहाँ तो कब उगाया था, शरद ऋतु में उगाया था, अब शीत किस्मों को कब उगाया गया है, ग्रीष्म ऋतु में, मार्च में बसंत ऋतु, बसंत किस्मों के साथ उगाया गया, ठीक है, बसंत किस्मों के साथ इनको उगा दिया तो इनमें कायिक वृद्धि होती है, पुष्पन नहीं होता है, ठीक है। इनको शीत किस्मों को जब बसंत किस्म के साथ मार्च में बसंत किस्मों के साथ उगाया गया तो क्या ये पुष्पन करते हैं, तो ये पुष्पन नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक ग्रीष्म ऋतु में ही ये बने हुए हैं और ग्रीष्म ऋतु में ही ये बने रहने के कारण इनके अंदर पुष्पन नहीं होता है। तो इनको देखिए, आप देख सकते हैं, इनको शीत किस्म इसीलिए कहा गया है क्योंकि इनको प्रारंभ में कैसा ताप चाहिए, इनको प्रारंभ में कैसा ताप चाहिए, कम ताप चाहिए, जबकि यहाँ पर हमने देखा कि इनको शरद ऋतु में उगाते हैं तो इनको कम ताप उपलब्ध हो जाता है शरद ऋतु में, ठीक है, तो इनमें ग्रीष्म ऋतु में पुष्पन शुरू हो जाता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होता है क्योंकि इन शीत किस्मों को मार्च में उगाया गया है, शरद ऋतु में नहीं उगाया गया है, ठीक है। तो प्रारंभ में इनको कौन सा ताप उपलब्ध हो रहा है, उच्च ताप उपलब्ध हो रहा है, यानी कि कम ताप नहीं है, यहाँ पर उच्च ताप है, इस वजह से इनके अंदर पुष्पन बाधित रहता है, ठीक है। तो इस तरह से शीत उपचारों द्वारा पुष्पन की योग्यता को उपार्जित या उपार्जन करवाया जाता है, उसी को हम वसंतीकरण कहते हैं। और वसंतीकरण जो है इसकी परिभाषा एक और वैज्ञानिक है जिसका नाम है कॉयल, इसने भी दी है। इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है कि शीत उपचारों द्वारा 1960 में इसने परिभाषा दी कि शीत उपचारों द्वारा पुष्पन क्रिया को
उपार्जित करवाने की विधि क्या कहलाती है? वसंतीकरण कहलाती है। ठीक है, वसंतीकरण कहलाती है। ये परिभाषा बॉयड ने, यानी कि जो वसंतीकरण होता है उसमें ये बीज जो पादप हैं उनमें पुष्पन क्रिया शुरू हो जाती है, वसंतीकरण अगर उनको दिया जाए। ठीक है, आगे देखते हैं प्रोसेस क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बीजों को भिगोकर अंकुरण के लिए रख देते हैं। ठीक है, बीजों को भिगोकर अंकुरण के लिए रखते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये, इसकी विधि जो है वो पहली ये कहती है कि इनको पहले क्या करते हैं, भिगोकर रख देते हैं। अब अंकुरण हो जाता है। अब अंकुरण के बाद इनको 0 से लेकर 5 डिग्री सेंटीग्रेड के कम ताप या शीत ताप पर क्या किया जाता है, रखा जाता है। शीत ताप पर उपचारित किया जाता है, उपचारित किया जाता है। ठीक है, दूसरी जो प्रोसेस है वो ये है। अब शीत उपचार का समय जाति और किस्म के अनुसार अलग अलग हो सकता है। ये कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक हो सकता है, ये भी याद रखना है आपको। तो जैसे इनको शीत उपचार करते हैं इनके अंदर पुष्पन क्रिया हो जाती है। ठीक है, पुष्पन क्रिया हो जाती है। अब आपको ये भी याद रखना है कि बसंतीकरण का उद्दीपन कहाँ होता है। बसंतीकरण का उद्दीपन ये तो हो गया, इस तरह से हम इनको अंकुरित करवा करके क्या करते हैं, फिर शीत उपचारित करते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बसंतीकरण का उद्दीपन किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो बसंतीकरण का उद्दीपन किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, विभुज्योतक, जो विभुज्योतक होता है, विभुज्योतक के द्वारा ग्रहण किया जाता है। ठीक है, विभुज्योतक शीर्ष जो विभुज्योतक होता है उसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। इसके अलावा जो वैलेंसिक एक वैज्ञानिक है, वैलेंसिक, इसने 1964 में ये कहा कि जो रूट एपेक्स है, इसके अलावा जो शूट एपेक्स है यानी मूल शीर्ष, प्रोशीर्ष, ठीक है, इसके अलावा एम्ब्रियो यानी भ्रूण, और इसके अलावा जैसे कि इमैच्योर पत्तियां, जो इमैच्योर यानी अपरिपक्व, इमैच्योर लीव्स, इमैच्योर पत्तियां, और साथ ही साथ जो इमैच्योर पत्तियों में खासकर मेरिस्टेमेटिक जोन, ये शीत उपचार के लिए क्या होते हैं, संवेदी अंग होते हैं। तो शीत उपचार से पुष्पन के लिए जरूरी हार्मोन, अर्थात जो जरूरी हार्मोन होते हैं पुष्पन के लिए, उनके पूर्ववर्ती पदार्थों का निर्माण होता है। शीत उपचार से होता क्या है कि पुष्पन के लिए जो हार्मोन जरूरी होते हैं उनका पूर्ववर्ती पदार्थ, उसका निर्माण होता है, और यह पूर्ववर्ती पदार्थ फिर आगे प्रोशीर्ष पर ट्रांसफर हो जाता है, और प्रोशीर्ष पर ट्रांसफर होकर के ये मध्यवर्ती पदार्थ में बदल जाएगा, और फिर अनुकूल दीप्ति काल आने पर पुष्पन को प्रेरित करता है। इस पदार्थ का नाम मेल्चर्स ने 1939 में वर्नेली बताया है। वर्नेली, इसका नाम जो मेल्चर्स है उसने 1939 में क्या बताया, वर्नेली। ठीक है, और लैंड के अनुसार, लैंड जो एक वैज्ञानिक है, ये क्या कहता है कि वर्नेली पुष्पन क्रिया को प्रारंभ करने वाले हार्मोन फ्लोरिजन का पूर्ववर्ती पदार्थ होता है। यानी कि पहले वर्नेली बनेगा, फिर वो आगे ट्रांसफर होगा, फिर वो फ्लोरिजन का निर्माण करवाएगा, और फ्लोरिजन पुष्पीय हार्मोन होता है जिससे कि आगे पुष्पन हो जाता है। लेकिन आपको पता ये भी होना चाहिए कि इन दोनों ही हार्मोन को काल्पनिक हार्मोन माना गया है। इन दोनों को आज तक, अभी तक अलग या पृथक नहीं किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी का हम देखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।